1947 में ब्रिटेन का 200 साल का शासन भारतीय उपमहाद्वीप पर आखिरकार समाप्त हो गया। पूर्व ब्रिटिश राज को दो अलग अलग राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन का कारण धार्मिक और राजनीतिक मतभेद थे। पाकिस्तान को मुस्लिमों के लिए एक मातृभूमि के रूप में कल्पित किया गया था, जबकि भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को बनाए रखा जहां हिंदू बहुसंख्यक थे। विभाजन की एक बड़ी समस्या यह थी कि सीमाओं को मनमाने ढंग से खींचा गया, जिसमें अक्सर स्थानीय जनसंख्या ऐतिहासिक संबंधों की अनदेखा की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इतिहास के सबसे बड़े जन प्रवासों में से एक हुआ, जिसमें लाखों हिंदू और सिख भारत चले गए और लाखों मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। यह परिवर्तन अव्यवस्थित, जल्दबाजी में किया गया और कहीं से भी शांतिपूर्ण नहीं था, क्योंकि व्यापक हिंसा के चलते 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस विस्थापन से हुई जान माल की भारी क्षति ने दोनों नवोदित राष्ट्रों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा कर दी। विभाजन ने एक भू राजनीतिक संकट को भी जन्म दिया, क्योंकि रियासती राज्य जम्मू और कश्मीर एक महत्वपूर्ण विवाद का केंद्र बन गया। हालांकि कश्मीर की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी, फिर भी कश्मीर के हिंदू महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करने का फैसला किया। यह निर्णय तुरंत संघर्ष का कारण बना। पाकिस्तान, जिसने जनसंख्या बहुलता के कारण कश्मीर को अपने क्षेत्र का स्वाभाविक विस्तार माना, ने सैन्य हस्तक्षेप से जवाब दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1947 से 1948 तक पहला कश्मीर युद्ध हुआ। यह खूनी संघर्ष 1959 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मध्यस्थता किए गए संघर्ष विराम के साथ समाप्त हुआ। संघर्ष विराम ने नियंत्रण रेखा स्थापित की, जिससे कश्मीर को भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि इससे मूल विवाद का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों देशों ने पूरे क्षेत्र पर अपना दावा जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके भविष्य का निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह की मांग की, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। कश्मीर की अनसुलझी स्थिति का मतलब था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट युद्ध के बाद भी सालों तक बनी रही। 1960 के दशक के मध्य तक दोनों देश भारी राजनीतिक दबाव में भी था। पाकिस्तान में आंतरिक अस्थिरता ने राष्ट्रपति अयूब खान को, जो एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता में आए थे, असंतोष और क्षेत्रीय तनावों का सामना करना पड़ा। अपनी शक्ति को मजबूत करने और देश को एक सामान्य उद्देश्य के तहत एकजुट करने की कोशिश में उन्होंने राष्ट्रीय ध्यान कश्मीर विवाद पर केंद्रित किया। भारत के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उद्देश्य देश की संप्रभुता की रक्षा करना और किसी भी खतरे का सख्ती से जवाब देना था, विशेषकर 1962 में हुए चीनी आक्रमण के बाद, जिसने देश को उच्च सतर्कता की स्थिति में छोड़ दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ने इसे और जटिल बना दिया, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों वैश्विक महाशक्तियों से समर्थन की तलाश कर रहे थे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ गठबंधन में था और उसे सीटीओ और सेंटो जैसे समझौतों के माध्यम से सैन्य सहायता प्राप्त हो रही थी। इस बीच चीन के साथ युद्ध के बाद भारत ने सैन्य समर्थन के लिए सोवियत संघ की ओर झुकाव किया। इन गठबंधनों का मतलब था कि कश्मीर मुद्दा अब केवल एक स्थानीय विवाद नहीं रह गया था, बल्कि शीत युद्ध का एक नया केंद्र बन गया, जहां दोनों महाशक्तियां दक्षिण एशिया में घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रही थीं। अंततः तनाव अगस्त 1965 में चरम पर पहुंच गया, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इस योजना के तहत प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करवाई गई, ताकि भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काया जा सके। पाकिस्तान के नेतृत्व को विश्वास था कि कश्मीर में एक विद्रोह भारत को क्षेत्र की स्थिति पर बातचीत करने के लिए मजबूर कर देगा। हालांकि ऑपरेशन योजना के अनुसार नहीं चला। कश्मीरी लोगों ने उम्मीद के मुताबिक विद्रोह नहीं किया और भारतीय सेनाओं ने घुसपैठियों को जल्दी ही खोज लिया। इसके बाद पूरे अगस्त में दोनों पक्षों के बीच भारी लड़ाई हुई। जैसे जैसे संघर्ष का बादल मंडराने लगा, भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने सैन्य बलों को तैयार कर लिया। दोनों ही अपनी तैयारियों और क्षमताओं में आश्वस्त थे। पाकिस्तान की सेना हालांकि कुल संख्या में छोटी थी, लेकिन यह अत्यधिक पेशेवर और अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। इसमें लगभग 2,60,000 सक्रिय सैनिक शामिल थे। इसके अलावा सेना को कश्मीर क्षेत्र में केंद्रित 2,50,000 से अधिक अर्ध सैनिक बलों द्वारा समर्थित किया गया था। पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षित कई अधिकारियों के साथ व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाया। उनकी सेनाएं आधुनिक अमेरिकी हथियारों, टैंकों और विमानों से सुसज्जित थीं। पाकिस्तान की सुसज्जित इकाइयां और वायुसेना तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती थीं। उनकी रणनीति इस विश्वास पर भारी थी कि कश्मीर में तेज और निर्णायक कार्रवाई भारत को अनजान पकड़ सकती है और उन्हें बातचीत के लिए मजबूर कर सकती है। दूसरी ओर
भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी, जिसमें लगभग 7 लाख सक्रिय सैनिक शामिल थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनर्संरचित किया और उनके लचीलेपन और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया ताकि संभावित खतरों का सामना किया जा सके। भारत का सुसज्जित बल पुराने लेकिन विश्वसनीय ब्रिटिश और सोवियत टैंकों जैसे कि सेंटूरियन और T-55 से युक्त था। उनकी वायुसेना हॉकर्स, हंटर और MiG-21 विमानों का संचालन करती थी। हालांकि भारत का साजो सामान पाकिस्तान के अमेरिकी आपूर्ति किए गए उपकरणों जितना तकनीकी रूप से उन्नत नहीं था, लेकिन भारत का साजो सामान मजबूत और युद्ध परखा हुआ था। चीन के आक्रमण के बाद से भारत उच्च सतर्कता पर था और उसने सैन्य तत्परता और अवसंरचना में काफी निवेश किया था, जिससे वह एक लंबी अवधि के संघर्ष के लिए बेहतर तैयार था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में एक व्यापक सैन्य प्रतिक्रिया शुरू की। भारतीय बलों ने 28 अगस्त को नियंत्रण रेखा को पार किया और पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारी संघर्ष में उलझ गए। युद्ध के प्रारंभिक चरणों में हाजी पीर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर तीव्र झड़पें और लड़ाइयां देखी गईं। घुसपैठियों को बेअसर करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने प्रभावी रूप से पाक अधिकृत क्षेत्र में कदम रखा। इस चरण में जम्मू और कश्मीर में चारों ओर उग्र संघर्ष हुए, जहां दोनों पक्ष रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रारंभिक प्रमुख लड़ाइयों में से एक कारगिल में लड़ी गई, जब चाम हमले के दौरान भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे धकेलते हुए क्षेत्र को सुरक्षित किया। जैसे जैसे संघर्ष तेज हुआ, दोनों देशों ने अपनी पूरी सैन्य क्षमताओं को जुटाया, जिससे व्यापक झड़पें शुरू हो गईं। 8 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जो जम्मू में महत्वपूर्ण अखनूर पुल पर कब्जा करने का एक साहसी अभियान था। यह पुल बेहद अहम था क्योंकि यह भारतीय नियंत्रित कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता था। पाकिस्तान की रणनीति इस कड़ी को तोड़ने और भारतीय आपूर्ति लाइनों को काटने की थी, ताकि क्षेत्र में भारतीय अभियानों को कमजोर किया जा सके। शुरुआत में पाकिस्तान को सफलता मिली क्योंकि वे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़े। हालांकि भारतीय सेना के जवाबी हमले के साथ ही स्थिति बदलने लगी। भारत ने प्रतिक्रिया में पंजाब क्षेत्र में एक नया मोर्चा खोला और लाहौर शहर की ओर एक बड़ा हमला शुरू किया। इससे पाकिस्तान को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से अपने सैनिकों को हटाकर अपने क्षेत्र की रक्षा में तैनात करना पड़ा, जिससे जम्मू में उनकी कोशिशें कमजोर हो गईं। भारतीय सेना की लाहौर की ओर बढ़त के दौरान भारी संघर्ष हुए, खासकर फतेहपुर और दाघराई के आसपास, जहां कड़े प्रतिरोध के बावजूद भारतीय सेना ने जमीन पर कब्जा जमाया। दोनों पक्षों के पैदल सैनिकों को बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सैनिकों ने राजस्थान के तपते मैदानों से लेकर जम्मू और कश्मीर की ठंडी पहाड़ियों तक के चरम मौसम को सहन किया। लगातार लड़ाई ने कठिनाइयों को और बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों सेनाएं नजदीकी मुकाबलों में उलझी रहीं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने दुश्मन की पोजीशन पर हमले करने और आपूर्ति लाइनों को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में तोपखाने का इस्तेमाल किया। तोपखाने के व्यापक उपयोग से भारी हताहत हुए और जैसे ही पैदल सेना दुश्मन की पोजीशन की ओर बढ़ने का प्रयास करती, उन पर लगातार खतरा मंडराता रहता। पैदल सेना के भारी हमलों की धीमी प्रगति को तोड़ने के लिए दोनों पक्षों ने व्यापक रूप से टैंकों का इस्तेमाल किया। 8 से 10 सितंबर तक पाकिस्तानी और भारतीय बख्तरबंद बलों का सामना पंजाब के असल उत्तार गांव के पास हुआ। पाकिस्तानी सेना, जो अपने उन्नत M48 पैटर्न टैंकों का उपयोग कर रही थी, ने शुरू में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। हालांकि भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से रक्षात्मक पोजीशन लेते हुए अपने सेंटूरियन और शेरमन टैंकों के साथ पाकिस्तानी हमले को रोक दिया और अंततः उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 11 सितंबर को फालूरा में 28 पाकिस्तानी टैंक नष्ट कर दिए गए, जबकि भारतीय सेना ने केवल एक ही टैंक खोया। यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और भारत को रणनीतिक जीत मिली। 3 दिन बाद युद्ध की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक सियालकोट सेक्टर में हुई। पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य चाविंडा शहर पर कब्जा करना था, जो अपनी रेलवे कनेक्शनों के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने बड़ी संख्या में पैदल सेना, टैंकों और तोपखाने का इस्तेमाल किया। प्रारंभ में भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण बढ़त बनाई, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों के कड़े प्रतिरोध और प्रभावी तोपखाने के उपयोग ने उनके आगे बढ़ने को रोक दिया। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ मजबूती से मोर्चा संभाला। इन अभियानों ने रेगिस्तानी मोर्चे को सुरक्षित किया और पाकिस्तानी सेना को महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने से रोका। इस संघर्ष में बड़े हवाई युद्ध भी हुए, जहां दोनों देशों ने व्यापक रूप से अपनी वायु सेनाओं को तैनात किया।
भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेनाओं के बीच कई डॉग फाइट्स और बमबारी अभियान हुए। भारत ने पाकिस्तान में प्रमुख सैन्य ठिकानों और आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने अपने आधुनिक विमानों का उपयोग करते हुए भारतीय जमीनी अभियानों को बाधित करने का प्रयास किया, जिससे उनकी कम संख्या के बावजूद संतुलन बना रहा। नौसैनिक अभियानों ने भले ही सीमित रूप से इस संघर्ष में एक भूमिका निभाई। 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन द्वारका शुरू किया, जिसका उद्देश्य द्वारका के रडार स्टेशन को नष्ट करना, भारतीय मनोबल को गिराना और भारतीय नौसेना व वायुसेना की संपत्तियों को अन्य मोर्चों पर मोड़ने के लिए मजबूर करना था। जबकि पाकिस्तान ने आंशिक सफलता का दावा किया, भारतीय स्रोत इस पर विवाद करते हैं। भारतीय नौसेना ने समुद्री रक्षा को मजबूत किया, अरब सागर में गश्त और खोज अभियान चलाए ताकि बंदरगाहों और जहाजरानी को पाकिस्तानी खतरों से सुरक्षित रखा जा सके। इन अभियानों ने भले ही बड़े नौसैनिक युद्धों में शामिल न होकर भारत की तटरेखा और व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की और पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं का प्रभाव सीमित कर दिया। मुख्य संघर्ष का केंद्र पश्चिम में था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, में बहुत कम सैन्य गतिविधियां देखी गईं। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं पूरे सीमा क्षेत्र में झड़पों में उलझी रहीं, लेकिन भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण करने की कोई योजना नहीं बनाई। इसका मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान का अलगाव और पाकिस्तानी शासन के प्रति उनका बढ़ता असंतोष था। जैसा कि एक भारतीय जनरल ने कहा था, पूर्वी पाकिस्तानियों को क्यों मारें जो वैसे भी पश्चिमी पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। ये भारत के लिए यह पर्याप्त था कि वह पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखे ताकि पाकिस्तान पूर्वी क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी संसाधनों का विभाजन करने पर मजबूर हो जाए। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और गहरा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ भले ही शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों की दिलचस्पी इस बात में थी कि यह संघर्ष नियंत्रण से बाहर न हो। अमेरिका ने शुरू में पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध तेज हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष इस क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। सोवियत संघ भारत के पक्ष का समर्थन करते हुए भी क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और अमेरिका के साथ सीधा टकराव टालने को लेकर चिंतित था। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों ने शत्रुता को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने की इच्छा में एक साझा आधार पाया। 6 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 209 पारित किया, जिसमें दोनों देशों से शत्रुता समाप्त करने और अपने सैनिकों को संघर्ष पूर्व की स्थिति में वापस बुलाने का आग्रह किया गया। इस प्रारंभिक आह्वान के बावजूद लड़ाई जारी रही, जिससे संयुक्त राष्ट्र को आगे की कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद के प्रस्ताव, जिनमें प्रस्ताव 210 और प्रस्ताव 211 शामिल थे, ने युद्ध विराम की मांग को दोहराया और भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे वार्ता का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संसाधनों की कमी के कारण अंततः भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम पर सहमत हो गए। 23 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित युद्ध विराम प्रभावी हुआ। युद्ध विराम की शर्तों के तहत दोनों देशों को अपनी सेनाओं को उन स्थानों पर वापस बुलाने की आवश्यकता थी जहां वे शत्रुता की शुरुआत से पहले तैनात थे और नियंत्रण रेखा का सम्मान करना था। जनवरी 1966 में सोवियत संघ की मध्यस्थता से हुए ताशकंद समझौते में दोनों देशों ने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने और विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई। हालांकि युद्ध विराम और ताशकंद समझौते के बावजूद यह युद्ध कश्मीर की स्थिति को लेकर अनरिजॉल्व टेंशन्स छोड़ गया और भारत पाकिस्तान के बीच की प्रतिद्वंद्विता उतनी ही तीव्र रही जितनी युद्ध से पहले थी। कुल मिलाकर इस युद्ध में दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण हानि और हताहतों का सामना करना पड़ा। भारत को लगभग 3000 हताहत हुए, जबकि पाकिस्तान को लगभग 3800 हताहतों का सामना करना पड़ा। दोनों देशों को भारी भौतिक नुकसान भी हुआ, जिसमें सैकड़ों टैंकों और विमानों के साथ साथ लंबे समय तक चले सैन्य संघर्ष के कारण आर्थिक लागत भी शामिल थी। इन गंभीर नुकसानों के बावजूद मौलिक विवाद और राष्ट्रीयतावादी जुनून कायम रहे। इसने अंततः भविष्य के संघर्षों और क्षेत्र में लगातार अस्थिरता की नींव रख दी।